नमस्कार, मैं पूनम प्रजापत। एवीएम की ऑनलाइन क्लासेस में जैसे कि अपन अभी पढ़ ही रहे हैं, तो उसी में आज अपन 10th क्लास के विज्ञान के एक टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे कि बेटा पीछे अपन ने एक पूरा चैप्टर आपका कर लिया है, 5वां चैप्टर, जिसके अंदर अपन ने पहले तो क्या किया कि अपन ने साइंस के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताया था कि साइंस के अंदर के चैप्टर्स जो होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में भी होते हैं, है ना, और बायोलॉजी में भी होते हैं, फिजिक्स के में होते हैं और केमिस्ट्री में भी होती है। तो अपन ने जो टॉपिक लिया था वो केमिस्ट्री का टॉपिक था। उसके बाद अपना 5वां चैप्टर तो क्लियर हो गया था और आज अपन आगे डिस्कस करेंगे आपकी बुक का 6ठा चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो चैप्टर है उसके अंदर आप तत्वों के बारे में देखेंगे कि तत्व आपस में किस तरह से जुड़ते हैं, किस तरह से तत्वों की रिएक्शंस होती है, अभिक्रियाएं किस प्रकार संपन्न करवाई जाती है, इनको किस प्रकार जोड़ा जाता है, किस प्रकार नए उत्पाद बनते हैं। तो इसके बारे में एक जनरल सा टॉपिक अपन यहाँ पर भी आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स ले जाऊँ तो मैं ये कहूँगी कि ये जो अपन ने रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, समीकरण हैं, इन सबको अपने ने 9th में भी पढ़ा था और उसके बारे में भी डिस्कस किया था। पढ़ा ही होगा क्लासरूम में अपन सब ने, है ना। तो वही है कि वहाँ पर जब पढ़ा था तो उस समय आपको कुछ तत्वों के नाम याद करवाए गए थे, लाइक हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है ना, सल्फेट है, कार्बोनेट है, कार्बन है। इन सब के नाम कुछ सुने हुए से लगते हैं क्योंकि 9th में ये सब अपन पढ़ के आते हैं। ये पढ़ने का इतना ही मीनिंग होता है, वहाँ पर एक ही तात्पर्य है कि जब 9th में ये सब पढ़ लेते हैं तो 10th में ये कुछ चीज़ें जो होती है वो ईजी हो जाती है, ताकि 10th में आपको यूँ नहीं लगे कि ये नए नए लोग कौन हैं, यहाँ पर सब मिले हुए लोग आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर बेसिक तैयार कर दिया जाता है। तो उसी बेसिक को आगे लेकर बढ़ते हुए अपन आज पढ़ेंगे आपकी बुक का 6ठा चैप्टर, जिसका नाम क्या है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जब आप पढ़ेंगे तो उससे पहले कोई भी अभिक्रिया और समीकरण पढ़ने से पहले अपने को कुछ जनरल टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो मैं पहले टॉपिक्स बता देती हूँ कि आज आप कौन कौन से टॉपिक्स रीड करेंगे। तो पहले तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, उसके बाद पढ़ेंगे आप रासायनिक परिवर्तन, है ना, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। आपकी बुक में रासायनिक अभिक्रिया का टॉपिक बाद में दिया है, लेकिन हम पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि बेटा पहले अभिक्रिया लिखकर ही हम उसको समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। तो उसके बाद आप पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, और उसके बाद आप पढ़ेंगे रासायनिक जो आपकी समीकरण है उसके लिखने के तरीके कि आप किस तरीके से इनको लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका है भौतिक परिवर्तन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है भौतिक गुण क्या है ना। अपन 9th में पढ़ कर आए हैं कि भौतिक का मतलब क्या होता है। कोई भी पदार्थ है बेटा, एक से अधिक पदार्थ है, आपने देखा होगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो अपन डेली में ही यूज करते हैं। पानी है ना, ये जल अपन ये बोले है ना। तो जल जो होता है इसको अपन देखें तो अपन देखते हैं कि ये 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस में भी उपलब्ध है अपने पास, द्रव में भी है और किसमें बेटा, गैस में भी है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे यदि ठोस में, तो अपन देखते हैं किसमें, बर्फ रूप में, राइट, है ना, बर्फ रूप में। उसके बाद में पानी द्रव अवस्था में होता ही है ना,
पानी। और उसके बाद में आप गैस अवस्था में देखें तो आप कोई भी पानी को जब गर्म करते हैं तो उसकी क्या बन जाती है, वाष्प बन जाती है ना। तो पानी जो है वो, जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में मौजूद होता है, लेकिन ये तीनों अवस्थाएं ऐसी है इसकी कि आपस में क्या होती है, बदलती रहती है। ठोस द्रव में, द्रव गैस में। आपने बर्फ को लिया, बर्फ को आपने गर्म करने के लिए रखा गैस के ऊपर, पहले पिघलेगी, पिघल कर धीरे धीरे और गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाती है बेटा, वाष्प में बदल जाती है। तो ठोस, द्रव और गैस, वही गैस को वापस आप क्या करते हैं, इसी गैस को आप संघनित करते हैं ना, संघनन करते हैं इसका, यानी ठंडा करते हैं, तो वो किसमें आ जाती है, द्रव में। और द्रव को वापस आप यदि कुछ कम टेम्परेचर पर यदि कहीं पर रखते हैं तो वही पानी क्या हो जाता है, बर्फ में बदल जाता है। तो ये अवस्थाएं कौन सी है, भौतिक परिवर्तन। आप सोच रहे होंगे दीदी ये तो हमने 9th में पढ़ा था, यहाँ पर इसके आने का तथ्य क्या है। बिल्कुल कोई रीजन तो होगा कि 10th में भी इसको रखा गया है। तो इसका रीजन क्या है कि भौतिक परिवर्तन थोड़ा डिटेल में समझाओ कि वो क्या कहना चाहता है। तो हमेशा ध्यान करो बेटा कि जब भी भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ जो होता है उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात नया पदार्थ जो होता है, यानी नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। किसके अंदर नए पदार्थ निर्माण किसमें नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन जब भी होगा तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। एक पदार्थ दूसरे में बदल जाएगा, दूसरा पदार्थ वापस पहले में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात किसी भी निश्चित अवस्था में इनका कोई परिवर्तन देखा नहीं जाता है। अर्थात इनकी अवस्थाएं बदलने के बाद भी इनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ये ऐसे परिवर्तन है बेटा जो क्या होते हैं, अस्थायी रूप में उपस्थित होते हैं, यानी स्थायी परिवर्तन इनमें नहीं पाया जाता है। तो ये है आपका कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में और भी एग्जाम्पल है। आप सोच रहे होंगे दीदी जल तो हम 9th में भी पढ़ के आए हैं। बिल्कुल बेटा, से नौसादर है ना, और अपन कहें लोहे को चुंबक बनाने वाला गुण है। ये भी क्या है, आपके भौतिक गुणों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि लोहे को आप चुंबक बनाएंगे तो लोहे में ही तो चुंबक का गुण है। यदि आप उसमें घर्षण करेंगे तो वो चुंबक की तरह व्यवहार कर देंगे, और चुंबक यदि आपने उसको घर्षण को बंद कर दिया तो वापस में लोहे के रूप में प्राप्त हो जाती है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है आपका क्या बेटा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को सिंपल सा लैंग्वेज में यदि बोलना चाहें तो अपन क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जब कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं या आपस में जुड़ते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, घुलते हैं, तो उस दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे ही कोई नया पदार्थ बनेगा बेटा तो उसका रासायनिक संगठन क्या हो जाता है, रासायनिक संगठन बदल जाता है। रासायनिक संगठन क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कई एग्जाम्पल है, जैसे अपन देख सकते हैं कि कोयला है ना, कार्बन बोलते हैं अपन, कोयला है ना, कोयले को कार्बन सी से, इस कोयले को यदि आपने इसको यदि आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो अपने को क्या प्राप्त होती है बेटा, CO2 गैस प्राप्त होती है। फिर आप कितनी भी कोशिश कर लें, CO2 गैस वापस किस में नहीं बदल सकती है, CO2 गैस से वापस कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो दूध का दही में बदलना भी कैसा है, एक रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। वही कागज को फाड़ दो यदि आप तो कौन सा परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन। अर्थात किसी भी पदार्थ को जब आपस में क्रिया करवाई जाती है तो यदि वह पुनः अपनी वापस उसी अवस्था में नहीं आता है तो अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेता है, तो उसे तो अपन कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। वहीं यदि पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर पुनः मूल अवस्था में आ जाता है, जो मूल अवस्था में पुनः आ जाता है, अवस्था में वापस आ जाता है, तब तो है वो भौतिक परिवर्तन। मूल अवस्था में यदि वो नहीं आ पाता है तो उसे क्या कहते हैं आप, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये है आपके टॉपिक 2 तो क्लियर हो गए होंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ये आपको समझ में आएगा तभी अपनी रिएक्शंस कंप्लीट होती है। अब आगे चलते हैं, अपन पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया।
वही रासायनिक अभिक्रिया जो होती है आपकी, रासायनिक अभिक्रिया के बाद ही अपन क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के टॉपिक को थोड़ा सा आपकी बुक के अंदर डिटेल में भी बताया गया है। जो आगे का टॉपिक है वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो अपन यहीं पर ये रासायनिक जो अभिक्रिया है आपकी उसी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ जब कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करते हैं वही क्या है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो हम कहते हैं कि ये रासायनिक संगठन क्या होते हैं, बदल जाते हैं, यानी नए पदार्थ बनते हैं तो उनका रासायनिक संगठन भी क्या होता है, अलग होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या कहलाते हैं, और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर ही हम किसको डिफाइन करते हैं, रासायनिक समीकरण को डिफाइन करते हैं। अब रासायनिक समीकरण वही है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण तो करेंगे, लेकिन इन जो पदार्थों को आपने लिखा है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अपन ने लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। इसी को यदि आप सूत्र में व्यक्त कर दें तो क्या होगा, वो आपकी रासायनिक समीकरण। अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ जब अभिक्रिया करते हैं तो इन पदार्थों को यदि सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। लाइक कार्बन को C, ऑक्सीजन को O2, CO2 को अपन क्या बोलेंगे, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखेंगे, CO2। तो ये थी रासायनिक अभिक्रिया। वहीं अगला टॉपिक अपना क्या था, रासायनिक समीकरण। तो आपको समझ में आ गया होगा, अभिक्रियाएं तो आपस में क्रिया करते हैं, उन्हें कहते हैं, और इसको सूत्र रूप में यदि प्रदर्शित किया जा रहा है तो उसे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब आता है आपका अगला टॉपिक, रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके। तो रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो इसका अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में कि ये क्या कहना चाह रहा है। रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके तो बहुत सारे हैं, कुछ टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो है उसको लिखने के तरीके में सबसे पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है। कोई भी समीकरण हो या अभिक्रिया हो बेटा, उसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से यहाँ समझा रही हूँ। एक नया पदार्थ बन गया A, B और C, राइट। जो आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करने वाले को क्रिया कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिया कारक। वहीं जब नया पदार्थ बनता है तो उसे अपन कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद। ध्यान करेंगे बच्चे, जो आपस में क्रिया करते हैं उन्हें क्रिया कारक, तथा जो क्रिया करने के बाद नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो सबसे पहले लिखने के तरीके का पहला नियम यह कहता है कि जब क्रिया कारक आपस में क्रिया करके उत्पाद में बदलता है तो उनके बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है। क्या किया जाता है, एक तीर का निशान लगाया जाता है। पहला नियम क्या है, जब अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद में बदलते हैं तो इनको जब व्यक्त किया जाता है तो इनके बीच में एक तीर का निशान लगा दिया जाता है। तो ये है आपका पहला नियम, किसको लिखने का, रासायनिक समीकरण लिखने का पहला नियम। अगला नियम क्या है कि जब भी आप ये नियम ये लिखते हैं तो उस समय एक से अधिक क्या हो सकती है, आपके एक से अधिक क्रिया कारक हो सकते हैं। एक से अधिक क्या हो सकते हैं बेटा, एक से अधिक क्रिया कारक। अब एक से अधिक क्रिया कारक है तो क्या हुआ, तो एक से अधिक जब क्रिया कारक होते हैं तो उन एक से अधिक
क्रिया कारकों के बीच में क्या लगाया जाता है, प्लस का निशान लगाया जाता है। फिर एरो करके जब वो नए उत्पाद में बदलते हैं तो नए उत्पाद भी यदि एक से अधिक है तो उनके बीच में भी क्या कर दिया जाता है, उन्हें जोड़ने के लिए प्लस का निशान लगा दिया जाता है। पहला क्या है, क्रिया कारक उत्पाद में बदलते हैं तो क्या करते हैं, एरो का निशान लगाते हैं। दूसरा करते हैं तो क्या करते हैं, इनके बीच में प्लस का निशान लगा दिया जाता है। ये था आपका दूसरा नियम। अब है अपने पास अगला तीसरा नियम। तीसरा नियम ये कहता है कि कोई भी रासायनिक समीकरण जब आप लिखते हैं तो अभिकारक जो होते हैं आपके या क्रिया कारक जो होते हैं, और क्रिया कारक से जब क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, तो इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी इसका जितना द्रव्यमान क्रिया कारक का होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा बेटा, उत्पाद का होगा। रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक समीकरण जब भी पढ़ते हैं तो रासायनिक समीकरणों के लिए एक बहुत ही अच्छा नियम दिया गया है, जिस नियम को अपन कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि जब भी अपन किसी भी अभिकारक और उत्पाद की बात करते हैं या क्रिया कारक या उत्पाद की बात करते हैं तो क्रिया कारक और उत्पाद जो होते हैं इन दोनों के जो द्रव्यमान होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। लाइक अपने पास जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है तो क्या बनता है, CO2। कार्बन का जो भार होता है वो 12, ऑक्सीजन का 2 गुना 16, और वहीं पर कार्बन 12 प्लस यही 2 गुना 16। तो यहाँ पर भी कितना आया, 12 प्लस 32, वहां पर भी 12 प्लस 32। तो दोनों की वैल्यूज क्या रहती हैं, 44 हो गई। अर्थात उत्पाद जो है वो चेंज हो सकता है लेकिन संगठन बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो कभी बदलता नहीं है। तो इस प्रकार ये था आपके रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके। इससे आगे अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इसके संतुलित करने, किस तरह से इनको संतुलित किया जाता है, किनको, रासायनिक समीकरणों को। इसके बारे में अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेगुलर बेटा क्लास में जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए और नोट्स भी साथ साथ बनाइए। थैंक यू।